हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा शोल्डर इम्पिंजमेंट। शोल्डर इम्पिंजमेंट अक्सर हम स्पोर्ट्स प्लेयर में देखते हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनमें कॉमनली हमें शोल्डर इम्पिंजमेंट देखने को मिलता है। वो भी खास करके ऐसे एथलीट्स जो थ्रोइंग ज़्यादा खेलते हैं। थ्रोइंग मतलब कि जब क्रिकेट के मैच में जब बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी होती है, तो जिस तरीके से गेंद को ऊपर पूरा हाथ खींच के वापस फेंकते हैं बैट की तरफ, उसे कहते हैं थ्रोइंग। तो ऐसे एथलीट्स, ऐसे प्लेयर्स जिनमें थ्रोइंग मूवमेंट वाले गेम ज़्यादा होते हैं, ऐसे एथलीट को शोल्डर इम्पिंजमेंट देखने को मिलता है। या फिर कभी कभार शोल्डर इम्पिंजमेंट के कारण अलग भी हो सकते हैं। इसके कारणों के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इसके पहले, शोल्डर इम्पिंजमेंट को जानने से पहले हम जानते हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में कि हमारा शोल्डर जॉइंट क्या है, जिसमें इम्पिंजमेंट हो रहा है वो जॉइंट क्या है, और इससे हम कैसे समझ सकते हैं किस तरीके का रहता है, थ्रोइंग किस तरीके की रहती है, और ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से ऐसे लोग जो एथलीट नहीं हैं, जो प्लेयर नहीं हैं, उन्हें भी शोल्डर इम्पिंजमेंट हो जाता है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिन्हें ऐसे लोगों में भी शोल्डर इम्पिंजमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में। शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एक काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है हमारी बॉडी का। ठीक है, काफी बड़ा जॉइंट है ये हमारी पूरी बॉडी में। शोल्डर जॉइंट है जो काफी बड़ा जॉइंट है, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी ह्यूमरस होती है वो बॉल के आकार की होती है, और जो हमारी स्कैपुला होती है वो सॉकेट के आकार की होती है। इसी कारण से इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। तो शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा जटिल जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट बनता है हमारी बॉडी के ह्यूमरस से। अपर आर्म जो है हमारा, जो हमारा बाजू हम जिसे कहते हैं, वहाँ की जो हड्डी है ह्यूमरस, उससे बनता है। फिर ये जो ह्यूमरस है ये फिट होता है स्कैपुला में, जो कि हमारे कंधे के पीछे की हड्डी होती है। हमारे गर्दन के नीचे की तरफ, जो कंधे के पास पीछे की तरफ एक हड्डी हमें महसूस होती है, वो होती है स्कैपुला। स्कैपुला में हमारा ह्यूमरस फिट होता है बॉल और सॉकेट की तरह। इसी से हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस जो है देखिए सामने से बॉल के आकार का है। ठीक है, ये हमारा स्कैपुला है जो पीछे तरफ की तरफ हड्डी रहती है। ये देखिए, इसका ये जो सॉकेट की तरह काम करता है, इसी कारण से इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ह्यूमरस ये हमारे बाजू की हड्डी है। स्कैपुला इसके पीछे रहती है, हमारे पीठ में, ऊपर वाली पीठ में पीछे की तरफ ये हड्डी है स्कैपुला। ये सामने की तरफ रहती है, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन और क्लैविकल
तो ये हमारा ह्यूमरस स्कैपुला मिलके बनाते हैं हमारा कंधे का जोड़, हमारे कंधे का जॉइंट, हमारा शोल्डर जॉइंट। अब हमारे शोल्डर जॉइंट के बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड रहता है, अब हम वो देखते हैं। हमारा एक्रोमियम एक बोनी प्रोजेक्शन होता है स्कैपुला का, वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, हमारे स्कैपुला का एक्रोमियन जो है वो भी इसमें रहता है। एक्रोमियम जो होता है एक प्रोसेस होती है स्कैपुला की। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एक हुक जैसा स्ट्रक्चर, ये होती है क्रोमियन प्रोसेस। ये भी हमारे शोल्डर जॉइंट में कुछ हिस्से में भाग लेती है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं भले, पर कुछ हिस्से में हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो भी शोल्डर जॉइंट बनाने में भाग लेती है। फिर आता है हमारा क्लैविकल या कॉलर बोन, जो कि एक्रोमियन से मिलता है और बनाता है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये देखिए, ये हमारा क्लैविकल देखिए, ये एक्रोमियन से मिला हुआ है, ये बना रहा है हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये सामने की तरफ देखिए हमारी क्लैविकुलर बोन, ब्यूटी बोन, ये यहाँ पे मिलके बना रही है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो हमारी एक्रोमियन प्रोसेस और हमारा क्लैविकुलर जॉइंट मिलके बनाता है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। फिर आती है कोरोकोइड प्रोसेस स्कैपुला की। ठीक है, कोरोकोइड प्रोसेस जो होती है स्कैपुला की, वो किस तरफ रहती है, आगे की तरफ एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं कोरोकोइड प्रोसेस। ये देखिए, ये होती है हमारी कोरोकोइड प्रोसेस। ये हमारी एक्रोमियन प्रोसेस, ये हमारी कोरोकोइड प्रोसेस, और ये हमारा क्लैविकुलर बोन। क्लैविकुलर एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलके बनाता है कोरोको एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, और ये हमारी कोरोकोइड प्रोसेस। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो होते हैं ये भी शोल्डर जॉइंट में इंक्लूड रहते हैं। शोल्डर सबसे बड़ा जॉइंट, सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट, इसने ह्यूमरस बनाया और स्कैपुला बनाया। ह्यूमरस स्कैपुला ने मिलके बनाया शोल्डर का जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर जो और दूसरे इंपॉर्टेंट बोन होती है जो शोल्डर में शोल्डर जॉइंट को बनाने में हिस्सा लेती है, वो होती है हमारी एक्रोमियन। एक बोनी प्रोजेक्शन होता है स्कैपुला का, वो हमारा क्लैविकुलर जो एक्रोमियन से मिलके बना रहा है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। हमारी कोरोकोइड प्रोसेस एक हुक जैसा स्ट्रक्चर जो स्कैपुला से निकलता है वो। तो ये तीन चीजें मिलके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाती हैं, पर जो बेस होता है वो बनाता है हमारा ह्यूमरस और स्कैपुला। ठीक है, तो ये हमारा हुआ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो जरूरी होते हैं। ठीक है, शोल्डर जॉइंट में काफी ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि रोटेटर कफ। रोटेटर कफ जो है वो एक कलेक्शन है हमारी मसल्स और टेंडन का, जो कि शोल्डर में
चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उसे सपोर्ट कर रही हैं और एक बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड करवाती हैं, जिस कारण से शोल्डर में सबसे ज़्यादा मोशन है, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी है। हमारी पूरी बॉडी में एक शोल्डर जॉइंट ही एक ऐसा जॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा रेंज में मूवमेंट होते हैं और हर डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं, भले वो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, अडक्शन हो, अबडक्शन हो, इंटरनल रोटेशन हो या एक्सटर्नल रोटेशन हो। हर डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा डिग्री का रेंज ऑफ मोशन हमारा शोल्डर जॉइंट ही देता है और इसका रीज़न है इसके रोटेटर कफ, जो कि कलेक्शन है मसल्स और टेंडन का। रोटेटर कफ में 4 सबसे महत्वपूर्ण मसल्स होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस, दूसरी इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है, तीसरी सब स्कैपुलरीज, चौथी टीरिस माइनर। ये अगर पोस्टीरियर व्यू यानी कि हम पीछे की तरफ से देखें तो पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और टीरिस मेजर। आगे की तरफ से देखें तो सब स्कैपुलरीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। स्कैपुला में सब स्कैपुलरी ग्रूव होती है, सब स्कैपुलर ग्रूव होती है। इस ग्रूव में हमारी सब स्कैपुलरी मसल्स रहती है, ठीक है। तो ये जो 4 मसल होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरीज और टीरिस माइनर, ये 4 मसल मिलके हमारा रोटेटर कफ बनाती हैं, जो कि हमारे शोल्डर को काफी हद तक सपोर्ट देता है और उसे एक बड़ा रेंज एरिया प्रोवाइड करवाता है जिसमें वो अपना मोशन आसानी से कर सकता है। अब इसी के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट में बर्सा प्रेजेंट होती है। बर्सा एक बहुत छोटी सी थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये फ्लूइड जो होता है एक तकिए की तरह के काम करता है और हमें प्रोटेक्शन देता है हमारे रोटेटर कफ के टेंडन को, ठीक है। जो हमारे रोटेटर कफ है, ये जो 4 मसल है, उनके सबके टेंडन भी है। टेंडन मतलब होता है मसल्स का एंड और बोन को ज्वाइंट करने वाला जो एरिया हो, मतलब अगर किसी बोन से कोई मसल जुड़ रही है तो वो टेंडन की थ्रू ही जुड़ती है। तो जो हमारे रोटेटर कफ के टेंडन हैं, उनको प्रोटेक्शन देना और उनको कुशन देना, ताकि जब कभी फोर्स आए रोटेटर कफ पे तो ये मसल्स डैमेज ना हो जल्दी। अगर हम किसी पानी भरी हुई थैली में अगर मुक्का मारते हैं या फिर दबाते हैं उंगली से, तो क्या होता है, कुछ देर के लिए वो सरफेस एरिया तो घेर लेता है पर वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो जो ये बरसा है, ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा है, ये भी सेम ऐसा ही काम करता है। जब भी कोई मैकेनिकल फोर्स आता है हमारे रोटेटर कफ के टेंडन या मसल्स पे, तो उसको ये कुशन की तरह काम करवाता है। उस फोर्स को वो कुछ देर के लिए एब्जॉर्ब करता है और फिर वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है।
अब आता है हमारा कफ का कार्टिलेज, जिसे हम लैब्रम कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी बरसा है। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये बरसा है। फिर अब आता है हमारा कार्टिलेज। कफ की तरह होता है कार्टिलेज, जिसे हम लैब्रम कहते हैं, जो कि हमारी जो बॉल है, यानी कि जो हेड है ह्यूमरस का, उसके ऊपर फिट है। ये देखिए, ये लैब्रम लिखा दिख रहा है आपको। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो कि हेड के ऊपर कवर है, ये है हमारी लैब्रम या कार्टिलेज, जो कवर करके रखता है हेड को, हमारे ह्यूमरस के हेड को कवर करके रखता है। जो ह्यूमरस है वो फिट होता है शोल्डर जॉइंट में थोड़ा लूजली, थोड़ा ढीला। ठीक है, ह्यूमरस एकदम टाइटली फिट नहीं है हमारे शोल्डर जॉइंट में, थोड़ा ढीला ही वो फिट रहता है, ताकि वो हमारे शोल्डर जॉइंट को एक बड़ी रेंज में मोशन प्रोवाइड करवा सके। और वो इसी कारण से सबसे ज्यादा वल्निएबल होता है किसी भी इंजरी के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट जो होता है वो थोड़ा लूजली फिट है, हमारा ह्यूमरस जो है हमारे शोल्डर जॉइंट में थोड़ा लूज फिट रहता है। इसी कारण से उसमें एक ये प्रॉफिट होता है हमें कि हम हमारी शोल्डर जॉइंट का बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ चूंकि वो लूजली फिट है, इस कारण से इसमें इंजरी या अटैक होने के या डिसलोकेशन होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर वो लूज फिट है तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अब आता है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला जो है एक फ्लैट ब्लेड है, जो कि हमारी थोरेसिक वॉल में रहती है। ये देखिए, ये पीछे की तरफ रिब केज है, ये हमारा, ये पीछे की तरफ ऑरेंज कलर की जो हड्डी दिख रही है, ये है हमारी स्कैपुला। और यही हमारा थोरेसिक एरिया भी है। हमारा जो अपर आर्म है, ठीक है, हमारे जो हाथ है, इसमें जो शोल्डर जॉइंट है, ये एक ऐसा एक मात्र शोल्डर जॉइंट है जो हमारे पेरिफेरल पार्ट को, यानी कि हाथों को, हमारे थॉरेक्स से जोड़ता है। थॉरेक्स मीन्स हमारी छाती वाले एरिया से जोड़ता है। ये एकमात्र ऐसा जॉइंट है जिस कारण से ये मूवमेंट जो है हमारे बॉडी के ज्यादातर पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, और यही उसको जोड़ता है, हमारी पेरिफेरल बॉडी को हमारे थोरेक्स बॉडी से जोड़ता है शोल्डर जॉइंट। और स्कैपुला एक ऐसी मात्र हड्डी है जो थोरेक्स रीजन में रहती है और पेरिफेरल बोन्स के साथ मिलके एक बहुत बड़ी रेंज में मोशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये एक मात्र ऐसी हड्डी है हमारे शरीर में। तो जो स्कैपुला है एक फ्लैट ब्लैड हड्डी है जो हमारे थोरेसिक वॉल में रहती है। चूंकि ये काफी वाइड होती है, बहुत पतली होती है,
ठीक है, इस कारण से पॉसिबल होता है कि हमारा जो स्कैपुला है वो आसानी से ग्लाइड कर सकता है हमारे थोरेसिक वॉल में, और बहुत बड़ा सर्विस एरिया भी प्रोवाइड करवाता है मूवमेंट के लिए, मसल्स के अटैचमेंट के लिए, डिस्टली भी और प्रॉक्सिमली भी। ठीक है, तो ये काफी बड़ी हड्डी है, बहुत पतली हड्डी है। इसी कारण से जो स्कैपुला है इसमें ग्लाइड जो होती है, ठीक है, जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है वो बहुत ही आसानी से हमारी थोरेसिक वॉल में होता है। ये रेंज ऑफ मोशन के लिए, यानी कि मोशन के लिए तो सबसे बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती ही है, साथ ही साथ मसल्स के अटैचमेंट के लिए भी काफी बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है, भले वो मसल्स जो हैं वो पास की हो या दूर की हो। ठीक है, तो ये हमारा स्कैपुला जो है काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शोल्डर जॉइंट का। अब आता है हमारा कोरोको एक्रोमियल आर्च और सब एक्रोमियल एलिमेंट्स। अब हम कोरोको एक्रोमियल आर्च और सब एक्रोमियल एलिमेंट्स के बारे में इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि यही एलिमेंट्स हैं जिनके कारण इंटरनल इम्पिंजमेंट या शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। ठीक है, कोरोको एक्रोमियल आर्च और सब एक्रोमियल एलिमेंट जो होते हैं ये ही कॉज करते हैं, यही कारण बनते हैं इंटरनल इम्पिंजमेंट का। इनके नामों के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो कोरोको एक्रोमियल आर्च जो बनता है वो बनता है कोरोकोइड और एक्रोमियन प्रोसेस से। स्कैपुला की जो हमने अभी देखी, कोरोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस, उन दोनों से मिलके बनता है हमारा कोरोको एक्रोमियल आर्च। उससे कनेक्ट होता है हमारा कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट। ये देखिए, ये हमारी कोरोकोइड प्रोसेस, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है हमारा कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है, तो कोरोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस दोनों ही स्कैपुला का पार्ट है। दोनों को जोड़ के बनता है कोरोको एक्रोमियन लिगामेंट, जोड़ता है और वही बनाता है कोरोको एक्रोमियन आर्च। ठीक है, सब एक्रोमियन एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमरल हेड को और सब एक्रोमियन स्ट्रक्चर को किसी भी ट्रॉमा से या सुपीरियर डिसलोकेशन होने से ह्यूमरस के हेड का। ये देखिए आप, ये जो सब एक्रोमियन एलिमेंट है, यानी कि इसमें हमारा सुप्रास्पाइनेटस, बर्सा, एक्रोमियो, कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट, ये जितने भी सब एक्रोमियल एलिमेंट होते हैं ये ऊपर की तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं शोल्डर को। ठीक है, जिस कारण से ये जो हमारा कंधा है ये ऊपर की तरफ उचक के खिसक ना जाए। ठीक है, तो हमारा कोरोको एक्रोमियल आर्च और सब एक्रोमियल एलिमेंट जो होते हैं ये दोनों के कारण ही इम्पीचमेंट होता है। कोरोको एक्रोमियल आर्च हमारी कोरोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस से मिलके बना हुआ होता है। कोरोको एक्रोमियन लिगामेंट इन दोनों को जोड़ता है और हमारे ह्यूमरल हेड या सब एक्रोमियल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमें बचाते हैं ट्रॉमा से और सुपीरियर डिसलोकेशन होने से ह्यूमरस के हेड को। इम्पिंजमेंट जो होता है वो हमेशा, अगर
रोटेटर कफ पे हो तो जो बाकी के सब एक्रोमियल स्ट्रक्चर होते हैं वो इनक्रॉस्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर रोटेटर कफ में इम्पिंजमेंट हुआ, इम्पिंजमेंट मतलब होता है कि दो हड्डियों के बीच में मांस का दब जाना। ठीक है, तो अगर रोटेटर कफ की मसल्स के साथ ऐसा हुआ कि उनमें इम्पिंजमेंट हुआ तो उस कारण से क्या होता है कि बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं, सब एक्रोमियन स्ट्रक्चर हैं, वो अतिक्रमण में आ जाते हैं हमारी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और कोरोको एक्रोमियल आर्च के बीच में। अब हमारी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो आपको हड्डी का ऊपर का एरिया दिख रहा है, ये होती है हमारी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो ये जो सब एक्रोमियन स्पेस है, अगर हमारे रोटेटर कफ में इम्पिंजमेंट होता है तो ये जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, ये जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और कोरोको एक्रोमियल आर्च, यानी कि ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ये हमारा कोरोको एक्रोमियल आर्च, इनके बीच में बाकी के हमारे सब एक्रोमियल जो स्ट्रक्चर हैं वो भी दब जाते हैं। ठीक है, वो भी उनमें अतिक्रमण में आ जाते हैं अगर इम्पिंजमेंट हमारे रोटेटर कफ में हो तो जो हमारे सब एक्रोमियल स्ट्रक्चर हैं वो अतिक्रमण में आ गए हमारी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और कोरोको एक्रोमियल आर्च के बीच में। ठीक है, ये रहा हमारा शोल्डर जॉइंट, जिसमें ये देखिए, ये जो स्पेस है इसके बीच के जो भी स्ट्रक्चर है, सब एक्रोमियल स्ट्रक्चर, ये अतिक्रमण में आ जाएंगे हमारी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और एक्रोमियल आर्च के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे रोटेटर कफ के टेंडन क्या क्या होते हैं। जो हमारी रोटेटर कफ की मसल्स हमने देखी वही टेंडन बनती है। ठीक है, जैसे कि सब स्कैपुलरिस टेंडन एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सब स्कैपुलरिस टेंडन एंटीरियर व्यू में देख रहे हैं हम, यानी कि आगे की तरफ से सब स्कैपुलरिस का टेंडन देखिए ये प्रेजेंट है। सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, ठीक है, ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। यहाँ आप देखिए, देखिए ये देखिए सुप्रास्पाइनेटस है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसमें ऊपर की तरफ ये जो टेंडन दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। फिर आता है इंफ्रास्पाइनेटस टेंडन जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ये देखिए पोस्टीरियर व्यू, पीछे की तरफ से देखें, ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ये देखिए इसका इंफ्रास्पाइनेटस टेंडन। टीरिस माइनर का टेंडन, ये देखिए छोटी सी मसल्स है, टीरिस माइनर, इसका भी ये टेंडन है यहाँ पे पीछे की तरफ। सुप्रा टीरिस माइनर का टेंडन जस्ट हमारी इंफ्रास्पाइनेटस के नीचे की तरफ। ठीक है, तो सब स्कैपुलरीज का टेंडन एंटीरियर व्यू से देखे तो आगे की तरफ ये रहा सब स्कैपुलरीज का टेंडन। सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन, ये देखिए सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन, ये ऊपर की तरफ रहा सुपीरियर साइड में। फिर हमारा आता है इंफ्रास्पाइनेटस का टेंडन, ये देखिए पीछे की तरफ है। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू में ये रहा इसका टेंडन, पोस्टीरियर व्यू से देखे तो। फिर टीरिस माइनर, इसका टेंडन भी पीछे की तरफ है।
तो ये हमारी जो 4 रोटेटर कफ की मसल्स हैं, उनके 4 टेंडन होते हैं, जो कि अगर इम्पिंजमेंट के शिकार हो जाएं, चोट के शिकार हो जाएं, या किसी और कारणवश इनमें इम्पिंजमेंट बन जाए, तो ये क्या करते हैं, यहाँ के जो स्ट्रक्चर है हमारे गेटर ट्यूबरोसिटी और एक्रोकोरको एक्रोमियल आर्च के बीच के जो स्ट्रक्चर है, सब स्कैपुलस एलिमेंट्स जो हैं, उनको वो दबाने लगते हैं, उन पे अतिक्रमण करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे टेंडन रोटेटर कफ के। अब जो हमारा रोटेटर कफ होता है, वो स्टेबलाइज करता है शोल्डर जॉइंट को किसी भी प्राइम मूवर्स के एक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, जितने भी हम मूवमेंट करते हैं, सबसे स्पेशली अगर जो हम मूवमेंट कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट में, उसमें अगर हम एक्स्ट्रा एक्सेसिव मूवमेंट करें तो ठीक है, तो उस एक्शन से बचाने के काम, उस एक्शन के अगेंस्ट शोल्डर जॉइंट को होल्ड रखने का काम जो होता है, वो हमारे रोटेटर कफ करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक्सेसिव एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर ह्यूमरल हेड का ट्रांसलेशन किया, तो अगर एक रेंज, मान लीजिए हमारा एंटीरियर रोटेशन या एंटीरियर मूवमेंट जो है हेड ऑफ ह्यूमरस का, वो है 0 से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के ज्यादा अगर हम एंटीरियर मूवमेंट करें तो वो एक्सेसिव एंटीरियर मूवमेंट कहलाएगा। तो इस एक्सेसिव एंटीरियर मूवमेंट के अगेंस्ट हमारा जो प्राइमरी मूवर्स को बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है और स्टेबलाइज करता है, वो काम हमारे रोटेटर का होता है। ठीक है, रोटेटर कफ जब टियर होता है, ठीक है, तो वो आर्टिकुलर साइड जो होता है रोटेटर कफ का, वहां होता है। टिपिकली इसका जो इंटरसेक्शन एरिया होता है इंफ्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस का, वहां पे होता है। ठीक है, जहां पे हमारी देखिए सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस, ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस का जो इंसर्शन पॉइंट है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा टियर देखने को मिलता है हमारे रोटेटर कफ का टियर। ठीक है, जो हमारा स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन होता है, वो एक ऐसा प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी को एक डायनेमिक स्टेबिलिटी मिलती है। लैक ऑफ लिगामेंट जॉइंट डेलीगेट्स जो होते हैं फंक्शन, वो हमारी स्टेबिलिटी जो होती है मसल्स की, उसके साथ अटैच होके स्कैपुला जो होता है थोरैक्स से अटैच होता है। ये देखिए, ये हमारा स्कैपुला, ये हमारा थोरैक्स, ये मिलके बनाता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। ठीक है, स्कैपुला और थोरैक्स मिलके बनाते हैं स्कैपुलोथोरैक्स जॉइंट। तो स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन जो है, पहला प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें डायनेमिक स्टेबिलिटी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। बाकी और कोई जॉइंट इस तरीके की डायनेमिक स्टेबिलिटी नहीं देते हैं जिस तरीके का हमारा स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन डायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे लिगामेंट भी कम है, जॉइंट भी नहीं है, फिर भी ये फंक्शंस देते हैं फुली स्टेबिलिटी के, सिर्फ मसल्स अटैच होने के कारण। स्कैपुला और थोरेसिक्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स का अटैचमेंट होता है, सिर्फ उन्हीं के कारण वो इतना हमें डायनेमिक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है नॉर्मल बायोमैकेनिक्स होना शोल्डर का। अगर स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं है, कुछ बायोमैकेनिक्स में एरर है, तो उस कारण से शोल्डर में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी कारण से शोल्डर की बायोमैकेनिक्स
और स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन की बायोमैकेनिक्स का प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन में चलना बहुत जरूरी होता है हमारे शोल्डर जॉइंट के लिए। अब हम उन मसल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे जॉइंट में इंक्लूड रहती है, ठीक है, और जो हमारे थोरेसिक और स्कैपुला के बीच में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देती है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले आती है सेरेटस एंटीरियर। ये देखिए, ये होती है हमारी सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर और इंफीरियर दो मसल्स होती हैं ये। ट्रेपेजियस, ये देखिए, ये पूरी जो फैन जैसे स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये है हमारी ट्रेपेजियस। ये सुपरफिशियल मसल्स है। सेरेटस एंटीरियर थोड़ी डीप मसल है। फिर आती है हमारी लेवेटर स्कैपुली। ये डीप मसल है। ये देखिए, छोटी सी मसल है ये, लेवेटर स्कैपुली। रम्बोइडस मेजर एंड माइनर। रम्बोइडस मेजर देखिए ये रही, और रम्बोइडस माइनर इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये रम्बोइडस मेजर और माइनर। लेटिसिमस डोर्साई, ये देखिए, ये पूरी मसल जो है लेटिसिमस डोर्साई। पेक्टोरलिस मेजर माइनर, ये आगे की तरफ की मसल है जो हमारे क्लेविकल के पास रहती है। सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, ये देखिए, ये रही हमारी सुप्रास्पाइनेटस और ये रही हमारी इंफ्रास्पाइनेटस। तो ये वो मसल हैं जो हमारे स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट में अटैच होती हैं और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बायोमैकेनिक्स हमारे शोल्डर जॉइंट को प्रोवाइड करवाती है। सेरेटस एंटीरियर, ट्रेपेजियस, लेवेटर स्कैपुली, rhomboid major, rhomboid minor, latissimus dorsi, pectoralis major and minor, supraspinatus और infraspinatus। ये मसल्स जो होती हैं ये हमारे थोरेक्स को और स्कैपुला को काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे शोल्डर में कौन कौन से मोशन होते हैं, ठीक है। तो हमारे शोल्डर में सबसे पहला मोशन होता है शोल्डर का फ्लेक्शन। ये देखिए, ये हाथ सीधा है, इसको उठा के जब हम इस रेंज पे लाते हैं कान के पास, तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड फ्लेक्शन। इसे हम नापते हैं 0 से 180 डिग्री का, ठीक है। ये हाथ जो है इस न्यूट्रल पोजीशन में है, तो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से ये ऊपर उठ के कान के पास तक जाता है 180 डिग्री। तो हमारे शोल्डर का फ्लेक्शन होता है 0 to 180 डिग्री। अब दूसरा मूवमेंट होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कुछ लोग कहते हैं कि 180 डिग्री से 0 यानी कि हाथ को कान के पास से नीचे लेके आना भी एक तरीके का एक्सटेंशन है। तो उसे कहते हैं हम एक्सटेंशन 180 डिग्री से 0 डिग्री।
और वहीं पीछे ले जाने को कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन, यानी कि 0 डिग्री से 60 डिग्री तक जो हमारा हाथ जाता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, पर कुछ लोग इसे हाइपर एक्सटेंशन भी कहते हैं। फिर आता है हमारा अबडक्शन। अबडक्शन भी सेम, हम अभी सामने से फॉरवर्ड फ्लेक्शन यानी कि सामने से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये फॉरवर्ड फ्लेक्शन होता है। जब हम साइड से हाथ को घुमा के ऊपर लाएंगे पूरा कान के पास 180 डिग्री में, तो ये होता है अबडक्शन। तो साइड से हाथ हम उठा के जब ऊपर कान के पास लाते हैं 0 to 180 डिग्री पे, तो वो होता है हमारा अबडक्शन। सेम एक्सटेंशन की तरह ही कुछ लोग 180 डिग्री से 0 डिग्री पे आने को कहते हैं अडक्शन। और अगर यही हम हाथ अंदर की तरफ क्रॉस कर लें इस रेंज पे, आगे की तरफ से नहीं पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से, तो वो हो जाता है अडक्शन। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन को कुछ लोग इस तरीके से मानते हैं कि शोल्डर लेवल पे हाथ को लेके फिर अगर हम 30 to 45 डिग्री आते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। 30 to 45 डिग्री से जब हम सामने की तरफ लाते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन कहते हैं। फिर आता है हमारा शोल्डर का इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो जब आप 90 डिग्री पे एल्बो रखेंगे उसे हम मानते हैं 0 डिग्री। अगर हाथ को हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो वो होगा इंटरनल रोटेशन जो कि 0 से 90 डिग्री होता है। और अगर हम उसे बाहर की तरफ मोड़ते हैं, इस रेंज पे लाते हैं शोल्डर लेवल पे, तो वो होता है एक्सटर्नल रोटेशन। ये भी हमारा 0 to 90 डिग्री होता है। तो हमारे शोल्डर में इतने वैरायटी के मोशन होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में एक ऐसा जॉइंट है जहां इतनी वैरायटी के मोशन पॉसिबल हो पाते हैं। और उसका रीजन है कि वो लूज फिट रहता है। तो हमारे शोल्डर में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन होता है। फिर आते हैं हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर डिब्रोसिटी, पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्लिनोइड बॉर्डर। मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हमारा इम्पिंजमेंट होता है। ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर डिब्रोसिटी होता है वो ये एरिया होता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्लिनोइड बॉर्डर होती है वो ग्लिनोइड कैविटी की जो पीछे वाली बॉर्डर है वो होती है हमारी पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्लिनोइड बॉर्डर। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का भी पीछे का हिस्सा, और ग्लिनोइड बॉर्डर यानी कि स्कैपुला की ग्लिनोइड बॉर्डर का भी पीछे का हिस्सा। तो ये इन दो हिस्सों में ही हमें इम्पिंजमेंट होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, शोल्डर इम्पिंजमेंट। जो शोल्डर इम्पिंजमेंट या इंटरनल इम्पिंजमेंट हम जिसे कहते हैं, वो सबसे कॉमन कॉज होता है शोल्डर पेन का उन एथलीट्स के लिए जो ओवर हेड मूवमेंट करते हैं। सर के ऊपर का जो मूवमेंट ज्यादातर करते हैं एथलीट्स, उनमें सबसे ज्यादा कॉमनली शोल्डर पेन देखने को मिलता है। इसे हम कॉमनली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन के साथ कांटेक्ट होता है किनके बीच में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरल हेड और पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्लिनोइड बॉर्डर। ठीक है, किनके बीच में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड बॉर्डर का पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट,
इनके बीच में बहुत ज्यादा एक्सेसिव और अगर रिपीटेड मूवमेंट होता है तो इम्पीचमेंट की कंडीशन बनती है। और उस समय पे हमारा हाथ अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में हो तो, यानी कि एक्सेसिव अबडक्शन, ठीक है, हाथ ऊपर की तरफ और उठा हुआ हो, एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन और पीछे की तरफ मुड़ा हुआ हो, तो अगर इस पोजीशन में हमारा हाथ रहता है, एक्सेसिव एक्सट्रीम रेंज ऑफ अबडक्शन की और एक्सटर्नल रोटेशन की, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रिपीटेटिव और एक्सेसिव मूवमेंट है वो बढ़ जाता है और इम्पिंचमेंट होता है। ठीक है, ये अल्टीमेटली जो इम्पिंचमेंट होता है वो रोटेटर कफ के टेंडन में होता है। पीछे की तरफ सुप्रास्पाइनटस इंफ्रास्पाइनटस का टेंडन होता है, ग्लिनोइड लैब्रम होती है। तो ये जो इम्पिंचमेंट है ये हमें पीछे की तरफ होता है हमारी रोटेटर कफ की मसल्स में, सुप्रास्पाइनटस और इंफ्रास्पाइनटस। ठीक है, जो हमारा इम्पिंचमेंट होता है, इंटरनल इम्पिंचमेंट, ये दो तरीके के होते हैं। एंटीरो सुपीरियर यानी कि आगे की तरफ और ऊपर की तरफ से, दूसरा पोस्टीरो सुपीरियर यानी कि पीछे की तरफ और आगे की तरफ से। सबसे ज्यादा कॉमनली पोस्टीरो सुपीरियर होता है, जैसे कि हमारे रोटेटर कफ की जो मसल्स है, जो टेंडन है, वो पीछे की तरफ से ही आते हैं। तो इसी कारण से ये जो कंडीशन है शोल्डर इम्पिंचमेंट की, ये पोस्टीरो सुपीरियर पोजीशन में सबसे ज्यादा कॉमन होती है और एंटीरो सुपीरियर पोजीशन में कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर इम्पिंचमेंट की कंडीशन है कि इसमें हमारा जो हेड होता है, ये देखिए, थ्रोइंग में स्पेशली, थ्रोइंग में क्या हुआ, ये देखिए, ये हमारा कोरोकोइड प्रोसेस, हेड ऑफ ह्यूमरस, पीछे की तरफ देखिए, ये जो हेड के पास हमारी ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी है, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है और स्कैपुला का जो पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर है, इस पे एक्सेसिव मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इसका जूम एरिया है ये कि यहाँ इम्पिंजमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम, ये क्रॉस लाइन है एक। ठीक है, इस तरीके से अगर रोटेशन हुआ बाहर की तरफ ज्यादा और हेड का अबडक्शन हुआ, ऊपर की तरफ हेड है, तो शोल्डर का एक्सेसिव अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन के कारण उसके बीच में इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन दब जाते हैं, अतिक्रमण हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में पोस्टीरो सुपीरियर इंटरनल इम्पिंचमेंट या शोल्डर इम्पिंचमेंट की कंडीशन बनती है, जिसमें हमारी ग्लेनोइड लैब्रम जो है वो भी फंस जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे शोल्डर इम्पिंचमेंट की। अब हम बात करेंगे शोल्डर इम्पिंचमेंट के कारणों के बारे में। किन कारणों से शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है, क्या ऐसे एविडेंस है या मेजॉरिटी है जिन कारण से ये कंडीशन डेवलप होती है या हो सकती है।
तो जो इंसिडेंट होते हैं इंटरनल इम्पीचमेंट के, बेसिकली देखे जाएं तो अननोन है। काफी वैरायटी के इसमें पैथोलॉजिकल रीजन होते हैं। इसी कारण से इसमें काफी डायग्नोस्टिक डिफिकल्टी भी होती है, क्योंकि इम्पिंजमेंट जो हो रहा है इंटरनल, वो एक तरीके से अननोन है। किसी भी वैरायटी का पैथोलॉजी इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से कभी कभार इसका डायग्नोस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो मेजॉरिटी है पेशेंट की, इसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि जो इंटरनल इम्पिंजमेंट है वो अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो ओवरहेड एथलीट्स या थ्रोइंग एथलीट्स हो, जैसे टेनिस प्लेयर हो गए, वॉलीबॉल प्लेयर हो गए, स्विमर हो गए या बेसबॉल प्लेयर हो गए। इन सभी में एक कॉमन चीज है कि ये एक तो थ्रोइंग करते हैं। थ्रोइंग मतलब फेंकना, बहुत तेज फोर्स के साथ फेंकते हैं। ओवरहेड, सर के ऊपर का और ओवरहेड मूवमेंट करते हैं। तो ये इनमें कॉमन होता है और यही कारण भी है हमारा इम्पिंजमेंट का। ऐसे पेशेंट जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें रिपीटेड एक्सटर्नल रोटेशन और हाइपर अबडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब थ्रोइंग के एथलीट्स या ओवरहेड एथलीट्स जो होते हैं, इन्हें बार बार प्रैक्टिस के लिए भी खेलना है और ग्राउंड में भी खेलना है। तो इनमें रिपीटेटिव एक्सटर्नल रोटेशन होना और हाइपर अबडक्शन होना, रिपीटेटिव और एक्सेसिव रेंज में होना, ये कॉमनली होता ही है। तो ऐसे पेशेंट में शोल्डर का इंटरनल इम्पेजमेंट ज्यादातर देखने को मिलता है। मेजॉरिटी जो है रिसर्चर की, उसमें इंटरनल इम्पेजमेंट जो होता है वो बेसबॉल प्लेयर्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो बेसबॉल प्लेयर होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट का पार्ट इंटरनल इम्पिंजमेंट होना। ये देखिए, ये होता है थ्रोइंग। ये स्टेज 1 बेसबॉल प्लेयर की, 2 स्टेज। ठीक है, अब क्या हुआ, जब थ्रो करने की बारी आई तो स्टेज 1 में हाथ हमने नीचे से फोर्स के साथ ऊपर लेके गए। देखिए शोल्डर इतना हाइपर अबडक्शन में गया, हाइपर एक्सटर्नल रोटेशन हुआ। 180 डिग्री अपना नॉर्मल रेंज है, पर इसमें हाइपर अबडक्शन हुआ और हाइपर एक्सटर्नल रोटेशन हुआ। तो इस स्टेज में, थ्रोइंग की ये जो स्टेज है, इस स्टेज में सबसे ज्यादा बेसबॉल प्लेयर को देखने को मिलता है शोल्डर इम्पिंजमेंट, क्योंकि ये बहुत फोर्स के साथ गेंद फेंकी जाती है। तो इसी कारण से कभी कभार इसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस भी रहते हैं, बट वो कम होते हैं। शोल्डर इम्पिंजमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो थ्रोइंग की जो स्टेज 3 होती है, ये स्टेज 3 थ्रोइंग की, इसमें सबसे ज्यादा शोल्डर इम्पिंजमेंट देखने को मिलता है। अब
अगर जो ऐसे एथलीट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एक्टिविटी में, नॉन एलाइड एथलीट या नॉन एथलीट, उन्हें भी शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। तो इसका कारण होता है कि उनका जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो या तो ओल्डर होते हैं जिनमें कॉन्करेंट शोल्डर कंडीशन होती है, यानी कि ओल्डर एज के साथ जब बोन की हड्डियां झड़ने लगती हैं तो तब क्या होता है कि शोल्डर अटकने लगता है। तो अगर ऐसे पेशेंट है, ओल्डर एज के पेशेंट, जब उनमें कैल्शियम झड़ने लगता है, डीजनरेशन आने लगे, अर्थराइटिस की कंडीशन वाले पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट जो एथलीट नहीं हो, नॉर्मल है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में भी इम्पेयरमेंट हो सकता है और उसका कारण है एज और उनका कैल्शियम डेंसिटी। ठीक है, तो ये कारण हो सकते हैं। जो इटियोलॉजी है हमारी शोल्डर इम्पेंजमेंट की, इसके पीछे इंटर एंगेजमेंट जो है वो ग्रेजुअली इसमें फंस जाता है, ठीक है, और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग अभी इसकी हो पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बायोमैकेनिकल मॉडल है हमारी बॉडी का, उसकी कमी का होना। उसका रीजन है लिमिटेड पेशेंट पॉपुलेशन। इस सिंड्रोम में क्या होता है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग करते हैं और रिपोर्ट्स रेडी करते हैं। इम्पीचमेंट जो है एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जिसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस लगता है। तो कभी कभार जब बायोमैकेनिक्स जो होती है अगर बॉडी की वो खराब है तो इस कारण से भी इम्पिंजमेंट जैसी कंडीशनें बन सकती हैं। ठीक है, तो बॉडी की बायोमैकेनिक्स का करेक्ट होना भी बहुत जरूरी होता है इम्पिंजमेंट जैसी कंडीशंस में। अगर बॉडी की बायोमैकेनिक्स करेक्ट नहीं है तो इम्पिंजमेंट बन सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मसल्स है हमारी स्कैपुला की और थोरैक्स की, वो काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, और अगर उनकी बायोमैकेनिक्स करेक्ट नहीं है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें कमजोरी है, तो वो हमारी शोल्डर की बायोमैकेनिक्स पे भी फर्क डालती है। इस कारण से या कोई एथलीट्स हो या नॉन एथलीट्स हो, दोनों में फर्क पड़ता है, दोनों में शोल्डर इम्पीचमेंट की कंडीशन बनती है। ठीक है, ये थोड़ा टफ होता है कि पैथोलॉजी को समझ पाना, इम्पिंजमेंट की जो सिम्टम्स आ रहे हैं किन कारणों से आ रहे हैं, उसकी पैथोलॉजी क्या है उसको समझ पाना थोड़ा टफ होता है। अब आता है हमारा ग्लूनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी। ग्लूनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी, रोटेटर कफ और बाइसेप्स पैथोलॉजी, स्कैपुलर डिस्काइनेसिया, स्लैप लीजन,
ग्लियोनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट्स, ये सब एसोसिएट करते हैं इम्पिंजमेंट सिम्टम्स के साथ क्लिनिकल लिटरेचर में। ठीक है, हमारी ग्लियोनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी। तो हमारी जो ग्लियोनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी होती है वो दर्द के साथ शोल्डर के फंक्शन का चला जाना, एक्सेसिव ट्रांसलेशन हो अगर ह्यूमरल हेड का ग्लिनोइड फोसा में, तो इस कंडीशन में हमारी जो ग्लियोनोह्यूमरल जॉइंट है यानी कि शोल्डर जॉइंट है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अगर हमारे जो शोल्डर है उसके फंक्शन कम हो गए हैं, किस कारण से? एक्सेसिव ट्रांसलेशन होने के कारण ह्यूमरल हेड का ग्लिनोइड फोसा में। ग्लिनोइड फोसा होता है हमारी ग्लिनोइड कैविटी जिसमें हमारा, जिसे हम सॉकेट भी कहते हैं, उसमें अगर शोल्डर फंक्शन कम हो गए हैं तो ये दर्द के साथ एसोसिएट करता है और ह्यूमरल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। इसके कई तरीके के क्लासिफिकेशन भी हैं, लेकिन वो क्लासिफिकेशन सब बेस्ड हैं उसके डायरेक्शन के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, मैकेनिज्म के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो अगर ग्लियोनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी है किसी को तो उसे चांसेस होते हैं या उस कारण से भी इम्पिंजमेंट हो सकता है। रोटेटर कफ या बाइसेप्स पैथोलॉजी। रोटेटर कफ में अगर इंजरी हो गई है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सुप्रास्पाइनटस इंफ्रास्पाइनटस के टेंडन में अगर इंजरी हो जाती है तो वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं हमारे बाइसेप्स, हमारे इम्पिंजमेंट का। तो अगर रोटेटर कफ में इंजरी हो गई है तो उस कारण से भी हमारे बॉडी में इम्पिंजमेंट, शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है। बाइसेप्स पैथोलॉजी, अगर बाइसेप जो है हमारे बाजू की जो मसल्स है, अगर उसके लॉन्ग हेड में इन्फ्लामेशन हो गया है तो वो क्या करेगा? अपने हाथों का कम इस्तेमाल करेगा, जिस कारण से जब भी वो अपने हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो वो लॉक हो जाएगा कंधा। ठीक है, जो आर्च है उसके बीच में लॉक हो जाएगा, जिस कारण से उसकी बॉडी में ग्लियोनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी या इम्पिंजमेंट जैसी कंडीशन बन सकती है। तो बाइसेप्स की पैथोलॉजी के कारण भी हमारी बॉडी में इम्पिंजमेंट हो सकता है। स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। स्कैपुलर डिस्काइनेसिया मतलब होता है, इसे हम सिक स्कैपुला सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें या तो अल्टरेशन या डेविएशन हो जाता है नॉर्मल रेस्टिंग स्कैपुला का, उसकी एक्टिव पोजीशन ऑफ स्कैपुला का शोल्डर मूवमेंट के टाइम पे, यानी कि जिस पोजीशन पे स्कैपुला है वो उस पोजीशन से किसी अलग पोजीशन पे चली जाए मूवमेंट के टाइम पे। जब शोल्डर को हम ऊपर उठाते हैं तो स्कैपुला का मूवमेंट होता है कि वो बाहर की तरफ जाती है, तो वो बाहर की तरफ एक रेंज में जाती है। अगर उस वो रेंज से ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, वो फ्री काम करने लगी, एक रिस्ट्रिक्शन से हटके वो फ्री काम करने लगी अगर, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। काफी लोगों में एबनॉर्मल वे में ही डिस्क जो स्कैपुला होती है वो मूव करती है। जो ओवर यूज करते हैं शोल्डर का, खासकर उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा स्लैप लीजन। स्लैप लीजन होता है कि हमारी जो ग्लिनोइड लैब्रम है
उसमें इंजरी हो जाना। एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिम अटैच होती है हमारी ग्लेनोइड कैविटी से, जिसे हम ग्लेनोइड लैब्रम कहते हैं। अगर उसमें इंजरी हो गई है तो उसे हम कहते हैं स्लैप लीजन। अगर उसमें टूट फूट हो गई है सुपीरियर लैब्रम में, तो जो लॉन्ग हेड का बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड होता है उसमें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और इस कारण से ये स्लैप रीजन होने के कारण से भी इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है। अगर हमारे शोल्डर जॉइंट का इंटरनल रोटेशन डेफिसिट है, यानी कि अगर जो एथलीट है या जो नॉन एथलीट है, अगर वो इंटरनल रोटेशन नहीं कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी इम्पिंजमेंट होता है। तो ये जो कारण है, ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी, रोटेटर कफ, बाइसेप्स पैथोलॉजी, स्कैपुलर डिस्काइनेसिया, स्लैप लीजन, ग्लिनोह्यूमरल का इंटरनल रोटेशन डेफिसिट, ये सब कारण मिलके इम्पिंजमेंट सिम्टम्स देते हैं। इन जनरल देखा जाए तो दो पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म जो होते हैं वो ही सबसे ज्यादा इंटरनल इम्पिंजमेंट का कारण बनते हैं। ठीक है, दो पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म बांट दिए गए हैं कैटेगरी के अनुसार, ये इजीली हो जाए डायग्नोस करने में, तो वो ही डिस्क्राइब करते हैं हमारे इंटरनल इम्पिंजमेंट को। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्सेसिव ह्यूमरल ट्रांसलेशन। ग्लिनोह्यूमरल कॉन्ग्रुएंस के कंपैरिजन में अगर हम देखें, तो अगर बहुत ज्यादा ह्यूमरल ट्रांसलेशन हो रहा हो, तो अगर ह्यूमरस बहुत ज्यादा उसकी कैविटी में बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन कर रही है, एक्सेसिव, जैसे कि हाइपर अबडक्शन, हाइपर एक्सटर्नल रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड इंटरनल रोटेशन, तो अगर वह एक्सेसिव ट्रांसलेशन कर रही है तो ऐसी कंडीशन में इम्पिंजमेंट होता है। दूसरा है स्कैपुलर डायस्काइनेसिस। इसमें क्या होता है कि स्कैपुलर की जो स्टेबिलिटी है, वो जिस पोजीशन पे स्टेबल है, जिस पोजीशन पे स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, अगर वो कम हो जाए तो, ठीक है, या तो ह्यूमरस स्कैपुला के साथ बहुत ज्यादा मूव कर रही है, एक्सेसिव मूवमेंट दे रही है, तो हो सकता है, या स्कैपुला अपनी स्टेबिलिटी को, उसकी जो स्टेबिलिटी की क्वालिटी है वो कम हो जाए, तो ये हमें इम्पिंजमेंट का कारण बनते हैं। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर जॉइंट, अगर हमारी स्कैपुला इस तरीके से एक ऊपर की तरफ हो ज्यादा, तो भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिया होने के कारण हमारी इम्पिंजमेंट हो सकता है। तो जो स्कैपुलर काइनेसिया होता है वो किस किस तरीके से, किस किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। ये नॉर्मल पोजीशन है। अगर किसी का कंधा एक ऊपर और एक नीचे हो, और उसमें स्कैपुला इस तरीके से ऊपर उठकी हुई दिखे, तो स्कैपुला बहुत ज्यादा नीचे हो तो, स्कैपुला अंदर की तरफ ज्यादा शिफ्टेड हो तो, स्कैपुला बाहर की तरफ ज्यादा शिफ्टेड हो तो, और उसका रोटेशन एक्सेसिव हो तो, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, ये जितने भी मूवमेंट है ये स्कैपुला के मूवमेंट है। अगर ये स्टेबिलिटी में नहीं है तो ये मूवमेंट क्या होंगे, एक्सेसिव होने लगेंगे, ज्यादा होने लगेंगे। इस कारण से स्कैपुला के स्टेबिलिटी में अगर डिस्टरबेंस आ गया है, तो इन कारणों से स्कैपुला डिस्काइनेसिया हो सकता है, जो कि कारण बन सकता है हमारे बॉडी में इम्पिंजमेंट का। ठीक है, तो दो पैथोलॉजीज होती हैं, पहला कि एक्सेसिव ह्यूमरल ट्रांसलेशन हो रहा है, और दूसरा स्कैपुला का डिस्काइनेसिया हो तो। ठीक है, फिर आता है एंटीरियर
ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी। अगर एंटीरियर इंस्टेबिलिटी या लेक्सिटी हो शोल्डर कॉम्प्लेक्स में, तो उससे रिपीटेटिव स्ट्रेचिंग आती है हमारे एंटीरियर ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल पे, जिस कारण से इम्पिंजमेंट बनता है थ्रोइंग एथलीट्स में। ये देखिए, ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस, ये स्कैपुला। ये अगर आगे की तरफ खिसक जाए, यानी कि एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाए, आगे की तरफ ये वीक हो, इसको इस कैविटी में रहना चाहिए था, बट ये अगर आगे की तरफ स्लिप हो जाए, किस कारण से, कोई इंस्टेबिलिटी या लेक्सिटी के कारण से अगर ये आगे की तरफ खिसक जाए, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव स्ट्रेचिंग होती है हमारे एंटीरियर ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल पे, जिस कारण से अल्टीमेटली कंडीशन बनती है इम्पिंजमेंट की थ्रोइंग एथलीट्स में। ये जो लेक्सिटी है, यही परमिशन देती है कि ये एंटीरियर ह्यूमरल हेड का ट्रांसलेशन बढ़ाए। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक्सेसिव हेड ट्रांसलेशन के कारण हमारा इम्पिंजमेंट बनता है। तो अगर लेक्सिटी हो गई एंटीरियर साइड से, हेड ऑफ ह्यूमरस बार बार आगे की तरफ से कमजोर है, खिसक के आ जाता है बार बार आगे, तो ये बढ़ा देती है एंटीरियर ह्यूमरल हेड का ट्रांसलेशन, जिन कारणों से हमारा इम्पिंजमेंट होता है। इस तरीके का जो इम्पिंजमेंट होता है उसे एक्वायर्ड इंस्टेबिलिटी कहते हैं, जिसे हम एक्वायर्ड इंस्टेबिलिटी ओवर यूज सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर इंस्टेबिलिटी को इस तरीके के जब रिपीटेड मूवमेंट के कारण एक्सेसिव स्ट्रेच पड़े और इम्पिंजमेंट की कंडीशन बन जाए, तो हम उसे कहते हैं एक्वायर्ड इंस्टेबिलिटी ओवर यूज सिंड्रोम। अब आता है कि अगर टाइट कैप्सूल हो हमारे ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल का। ठीक है, अभी हमने पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट की लेक्सिटी देखी। ठीक है, हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल जो था वो कमजोर था। अब हम टाइटनेस देखेंगे कि टाइटनेस अगर हो हमारे पोस्टीरियर ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल की, तो इस कारण से भी हमें इम्पिंजमेंट होता है। तो अगर पोस्टीरियर और इंफीरियर, यानी कि पीछे की तरफ का और नीचे की तरफ का जो जॉइंट कैप्सूल है, वो हाइपोथाइजाइड हो, ठीक है, अगर वो हाइपोथाइजाइड हो, यानी कि एक अगर उसमें बहुत ज्यादा हम फॉरवर्डली कुछ पुट कर रहे हो, तो आगे की तरफ अगर वो बहुत फोर्स लगा रहा हो, तो उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब हम थ्रोइंग मूवमेंट करते हैं, तो हम एक्सेसिव मूवमेंट लेके जाते हैं। ठीक है, एक्सेसिव मूवमेंट के कारण ले जाने के कारण उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, ओवर ग्रोथ हो जाती है उस एरिया की, इनलार्ज हो जाता है वो एरिया, जिस कारण से जब हम फॉलो थ्रो करते हैं तो एक टेंसाइल मोशन लगता है थ्रोइंग में, जो कि बहुत एक्सेसिव फोर्स भी डालता है। ये जो टाइटनेस आ जाती है पोस्टीरियर कैप्सूल में और मसल्स टेंडन में, ये क्या करती है, पोस्टीरियर रोटेटर कफ के मूवमेंट को लिमिट कर देती है, जिस कारण से इंटरनल जॉइंट रोटेशन भी लिमिट हो जाता है। पोस्टीरियर कैप्सूल में टाइटनेस आ गई, तो क्या होगा, इंटरनल रोटेशन लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पोस्टीरियर रोटेटर कफ के टेंडन जो हैं वो भी टाइट हो जाते हैं। तो इस कारण से हमारा इंटरनल जॉइंट रोटेशन लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस को हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट।
ठीक है। अगर पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट, मसल्स टेंडन टाइट हमारे पोस्टीरियर रोटेटर कफ की, तो हमारा लिमिट हो गया इंटरनल जॉइंट रोटेशन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट। इसमें जो इंटरनल रोटेशन होता है वो 20 डिग्री से भी कम होता है। ठीक है। दोनों साइड की अगर रेंज को चेक करा जाए तो जो हमारा परफेक्ट हैंड होगा उसमें तो 0 to 90 डिग्री होगा, बट इसमें 0 to 20 डिग्री पे ही आके हमारा इंटरनल रोटेशन रुक जाएगा। जब पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जो होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का, अगर वो शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसको हम कंपैरिजन करते हैं हेमॉक फंक्शन से इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के। तो अगर हमारा जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है जीएच जॉइंट का, अगर वो शॉर्ट हो जाए, तो हेमॉक फंक्शन जो है हमारे जो है इंफीरियर लिगामेंट के जो हेमॉक फंक्शन है, ठीक है, जैसे स्विंग होना, ठीक है, रेस्ट, स्विंग मूवमेंट जो होता है, उससे अगर हम देखें तो इंफीरियर जीएच लिगामेंट का जो स्विंग मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं। इस कारण से रिस्क बढ़ जाता है इम्पिंजमेंट होने का थ्रोइंग के टाइम पे। ठीक है। पोस्टीरियर कैप्सूल अगर टाइट है तो वो इंटरनल रोटेशन को कम कर देगा, 20 डिग्री से भी कम कर देगा, जिस कारण से हमारे पोस्टीरियर सरफेस जो होती है जीएच की वो छोटी हो जाती है और वो स्विंग मूवमेंट नहीं कर पाती है इंफीरियर साइड में, यानी कि नीचे की तरफ से। ठीक है। तो इस कारण से रिस्क बढ़ जाते हैं कि थ्रोइंग के टाइम पे इम्पिंजमेंट हो जाए। ठीक है। तो कैप्सूल टाइटनेस होने के कारण हमारा एंटीरियर कैप्सूल में अगर लेक्सिटी है, कमजोर है, तो भी इम्पिंजमेंट हो सकता है, और अगर पोस्टीरियर कैप्सूल बहुत टाइट है तो भी हमें इम्पिंजमेंट की कंडीशन बन सकती है। ये देखिए, ये हमारा जो जॉइंट कैप्सूल है पोस्टीरियर साइड का, ठीक है, यही हमारे टीरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, ये रोटेटर कफ के टेंडन भी है। तो ये अगर वीक हो गया है, ये टाइट हो गया है, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा हमारा इंटरनल रोटेशन। एक बार अगर इंटरनल रोटेशन लिमिट हो गया तो इंफीरियर साइड, मतलब कि या नीचे की साइड में हमारे अंडर आर्म, जिसे हम आर्म पिट कहते हैं, बाजू कहते हैं, उस साइड में भी वहां पे हमारा जो जीएच जॉइंट है उसके स्विंग मूवमेंट जो है वो कम हो जाएंगे, जिस कारण से इम्पिंजमेंट की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब आता है कि अगर मसल्स में इम्बैलेंस हो और इम्प्रॉपर हो, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो है शोल्डर कॉम्प्लेक्स का, अगर उसकी मसल्स इम्बैलेंस और इम्प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हो, तो भी ये कंडीशन बनती है। तो अगर जो हमारा आर्म है, ठीक है, इसमें जो ग्लिनोइड बोन है, अगर उनमें मिस पोजीशन
है तो मसल्स। ठीक है, मैंने आपको मसल्स दिखाई थी, सेरेटस एंटीरियर, लेवेटर स्कैपुली, latissimus dorsi, pectoralis major, minor, rhomboidus minor, major और हमारी टीरिस माइनर। ये जो मैंने मसल्स दिखाई थी आपको स्कैपुलोथोरेसिक्स की आगे की स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में। अगर उन मसल्स में इम्बैलेंस हो, कोई बहुत वीक हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो हमेशा स्ट्रॉन्गर मसल्स वीक मसल्स को पुल करने लगती है अपनी तरफ, तो वो और वीक हो जाती हैं, वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती हैं। तो अगर मिस पोजीशन हो आर्म में, ग्लिनोइड बोन में, तो थ्रोइंग मोशन के टाइम पे इम्पिंजमेंट हो सकता है रोटेटर कफ के टेंडन का। किसके किसके बीच में? ग्लैन लैब्रल कॉम्प्लेक्स और ह्यूमरल हेड के बीच में। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स जॉइंट है उसमें जो हमारी ग्लीन लैब्रम कैविटी यानी कि ग्लेनोइड कैविटी है स्कैपुला की, वो और ह्यूमरल हेड की ग्रेटर टिब्रोसिटी, उनके बीच में रोटेटर कफ का इम्पिंजमेंट हो सकता है थ्रोइंग मोशन के टाइम पे। अगर हमारा मिस पोजीशन हो आर्म का, किसके रिलेशन में? ग्लिनोइड बोन के रिलेटिव में अगर मिस पोजीशन बना हुआ हो आर्म का, तो थ्रोइंग मोशन के समय पे क्या होता है कि हमारे जो रोटेटर कफ के टेंडन है, इंफ्रास्पाइनेटस का टेंडन, सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन, टीरिस माइनर का टेंडन, सब स्कैपुलरिस का टेंडन, पीछे की तरफ बेसिकली हमारे टीरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन मिलते हैं। ज्यादातर ये सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस के टेंडन जो होते हैं वो ही इम्पिंजमेंट में आते हैं। तो वो टेंडन ग्लीन लैब्रम कॉम्प्लेक्स और ह्यूमरल हेड के बीच में अगर इम्पिंज्ड हो जाते हैं तो भी कंडीशन इम्पिंजमेंट की बनती है। अगर मसल्स फटीग हो यानी कि थकी हुई हो, कमजोर हो, स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स जो होती हैं, स्कैपुलर रिट्रैक्टर मसल्स जो होती हैं वो अगर थकी हुई हो, ठीक है, या कमजोर हो, तो हमारी कंडीशन भी इम्पिंजमेंट की बनती है। जो रिट्रैक्शन की मसल होती है स्कैपुला की, वो होती हैं ट्रेपेजियस, रम्बॉइडस, लेटिसिमस डॉर्साई मसल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। इनकी मसल्स जो हैं ट्रेपेजियस, लेटिसिमस डॉर्साई, रम्बॉइडस स्कैपुलर रिट्रैक्शन की मसल है। अगर वो थकी हुई हो या कमजोर हो तो वो क्या कॉज करती हैं? डिक्रीज कर देती हैं फोर्स की प्रोडक्शन को उन चारों रोटेटर कफ की मसल्स पे, जो कि थ्रोइंग के टाइम पे फोर्स जनरेट करते हैं। उन पर वो फोर्स प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। ठीक है, अगर वो मसल्स थकी हैं, इतनी वीक ही नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, तो वो स्कैपुलर रिट्रैक्शन नहीं होने देंगी, और जिस कारण से जो फोर्स जरूरी होता है थ्रोइंग के लिए या रोटेटर कफ की मसल्स के लिए, उतना फोर्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, जिन कारणों से ये कंडीशन डेवलप होती है हमारा शोल्डर इम्पिंजमेंट। और इसी कारण से एबनॉर्मल पोजीशनिंग बनती है जीएच जॉइंट की। जीएच जॉइंट की एबनॉर्मल पोजीशनिंग में सबसे पहला स्कैपुला की पोजीशन भी कमजोर होती है, क्योंकि जो हमारे चारों रोटेटर कफ हैं वो हमारे स्कैपुला पे ही रहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से रोटेटर कफ की मसल्स अगर वीक हैं तो
जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसकी भी पोजीशन एबनॉर्मल रहेगी। चारों मसल्स हमारे स्कैपुला पे ही बेसिकली रहती है, हमारा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस, ये चार मसल है रोटेटर कफ की। इनके चार टेंडन है, चारों ही स्कैपुला और ह्यूमरस पे रहते हैं। टेंडन जो है उसके ह्यूमरस पे रहते हैं, स्कैपुला पे मसल्स रहती हैं, बल्की एरिया रहता है। तो चारों ही अगर वीक है मसल्स तो वो क्या करेंगी, एबनॉर्मल पोजीशन बनाएंगी हमारे ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट का। ठीक है। बेस जो होता है इस एबनॉर्मल स्कैपुलर पोजीशन का वो ये होता है कि यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो होता है वो कम होता है। ठीक है। जो हमारे पेरिस्कैपुलर मस्कुलेचर रहता है, पेरिस्कैपुलर मसल्स कौन कौन सी हैं? सेरेटस एंटीरियर, लेवेटर स्कैपुला, पेक्टोरिस माइनर, रम्बोइडस और ट्रेपेजियस। ये जो हमारी पेरिस्कैपुलर मसल्स हैं, अगर इनका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, ठीक है, इन सारी मसल्स का न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अगर कम हो तो, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल क्या होता है? एक अनकॉन्शियस ट्रेन रिस्पॉन्स होता है हमारी मसल्स का, जो कि सिग्नल देती है हमारे डायनेमिक जॉइंट स्टेबिलिटी के उस पे। जैसे कि अगर आपको कंधा उठाना है, ठीक है, तो हमारी मसल्स को कहीं ना कहीं ये पता है कि कंधा उठाने के लिए क्या करना है। हमारी मसल्स की भी एक मेमोरी होती है, उन्हें पता रहता है कंधा उठाने के टाइम पे उनकी क्या पोजीशन रहती है, जो कि सिग्नल भेजता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन को ये याद रहता है कि किस मसल का कैसा उपयोग करना रहता है, किसको क्या सिग्नल भेजना है। तो अगर इस तरीके का न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल उन मसल्स में कम हो, वीक हो, तो इस कारण से जो हमारी पेरिस्कैपुलर मसल्स होती हैं, सेरेटस एंटीरियर, ट्रेपेजियस, लेवेटर स्कैपुली, रम्बोइडस, इनमें अगर हमारा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कम आता है तो मसल्स इम्बैलेंस में आ जाती है। मसल इम्बैलेंस जो होता है किसके बीच में होता है? रोटेटर कफ और अपवर्ड रोटेशन जो होता है उस स्कैपुला की मसल्स का, वो रोटेटर कफ की मसल्स हैं सेरेटस एंटीरियर, इंफ्रास्पाइनेटस, हमारी रोटेटर कफ की मसल है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस। इनके बीच और हमारे अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला की मसल्स सेरेटस एंटीरियर, अपर ट्रेपेजियस, लोअर ट्रेपेजियस। इन मसल्स के बीच में अगर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कम हो तो भी मसल इम्बैलेंस में रहती है, स्कैपुला पोजीशन इम्बैलेंस में होती है। इस कारण से भी हमारे बॉडी में शोल्डर इम्पिंजमेंट बनता है, शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है। तो मसल इम्बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कम हो तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में। तो इसके कॉजेस में सबसे बड़ा कॉज हमारा रहता है, अगर स्कैपुला का बायोमैकेनिक्स ठीक ना हो तो, हमारे शोल्डर जॉइंट में एंटीरियर इंस्टेबिलिटी या लैक्सिटी हो तो, पोस्टीरियर कैप्सूल बहुत टाइट बना रहे तो, ह्यूमरस के हेड का ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा हो तो, या हमारी मसल्स जो है वो थकी हुई या वीक रहे तो, या फिर इम्प्रॉपर रहे, कम रहे हमारा बॉडी का न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो भी ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि हमारे बॉडी में शोल्डर इम्पिंजमेंट डेवलप हो जाता है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शोल्डर इम्पिंजमेंट, जिसमें हमने आज शोल्डर जॉइंट के बारे में जाना और इसमें हमने इसके कॉजेस देखे और किस किस कारणों से ये बनता है, इम्पिंजमेंट क्या होता है, ये चीज़ें देखी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।